हिमांशी ने मुझे अपना बहुत ही खूबसूरत और महंगा गुलाबी रंग का जोड़ा पहनाया। उसने मेरे उलझे बालों को खूबसूरती से सेट करके खुला छोड़ दिया और मेरे चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप किया। मैं किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैं डरते डरते हिमांशी के साथ नीचे लॉन्ज में आई, जहां सब घर वाले हॉल जाने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही मैं अंदर आई, पूरे कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सुहानी आंटी, ईशा और प्रीति की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुमने किसके कपड़े पहने हैं और किससे पूछकर तुमने ये हुलिया बनाया है? तुम्हें किचन का काम किसने छोड़ने को कहा? प्रीति जलन के मारे आगे बढ़ी और चिल्लाई। इसी बीच ध्रुव अपने कमरे से नीचे लॉन्ज में आया। उसकी नजर जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी, वो एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर हैरान रह गया। उसका दिल अचानक धड़का, लेकिन उसने फौरन अपने चेहरे को कंट्रोल कर लिया। ये कहीं नहीं जाएगी, ये घर पर ही रहेगी और घर का ख्याल रखेगी। ध्रुव ने नजरें चुराते हुए बहुत ही पक्के लहजे में कहा। मेरा दिल टूट कर रह गया था। मैं घर पर अब अकेली थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए सुहानी आंटी का एक रिश्तेदार घर पर चला आया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा था। ध्रुव को हॉल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो फौरन घर लौटा तो उसे मेरे कमरे से शोर सुनाई दिया। वो जैसे ही मेरे कमरे में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि खन्ना हाउस में दो भाई अपने बच्चों के साथ रहते थे। ये एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली थी, जहां हर तरफ दौलत और सुकून बिखरा हुआ था। पहले भाई रमेश खन्ना, जिनका सिर्फ एक बेटा था, ध्रुव खन्ना, और दूसरे भाई साहिल खन्ना, जिसकी सिर्फ एक बेटी थी, ईशा। साहिल खन्ना की पत्नी का नाम सुहानी था। ध्रुव खन्ना के माता पिता एक एक्सीडेंट में उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरा नाम दीपिका है। मैं ध्रुव के दादा के दोस्त की पोती थी। ध्रुव के दादा ने बचपन से ही मेरा और ध्रुव का रिश्ता पक्का कर दिया था और हमारी सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन वक्त से पहले ही मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। तो ध्रुव के दादा मुझे अपने साथ अपने घर में ले आए थे। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद दादा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती और मेहनत आई थी। पूरे घर में मुझे नापसंद समझा जाता था, क्योंकि मैं इस घर में जबरदस्ती आई हुई थी। सुहानी आंटी की बेटी ईशा और सुहानी आंटी के रिश्तेदार प्रीति, जो सुहानी आंटी के साथ ही रहती थी, दोनों मेरी खूबसूरती से बहुत ही ज्यादा चलते थे। ध्रुव के अलावा घर में मेरा कोई भी थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करता था। लेकिन ध्रुव का अपना अंदाज हमेशा सख्त और गुस्सैल होता था। आज ध्रुव ने अपने बिजनेस की एक शानदार पार्टी रखी, तो घर वालों ने जानबूझकर मुझे आम से कपड़े पहनाकर मेहमानों के सामने काम करने के लिए भेज दिया। बिना किसी मेकअप के भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी ध्रुव के दोस्तों ने मुझे देखकर ध्रुव से पूछ लिया कि ये परी घर में कहाँ छुपा रखी है। उनके कमेंट्स पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और मुझे सबके सामने से खींचकर ऊपर कमरे में ले आया था। मैं जमीन पर बैठकर रोती रही और अपने आंसू साफ करने लगी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी खूबसूरती मेरे लिए जान की दुश्मन क्यों बन गई है। मैं तो सिर्फ एक कोने में खड़ी पानी पिला रही थी। कुछ दिन पहले खन्ना हाउस में सबसे बड़ी लड़की ईशा के रिश्ते के लिए कुछ बहुत ही अमीर लोग आए। घर की औरतों ने रोज की तरह मुझे नौकरों वाले पुराने कपड़े पहना कर रखा था और सफाई से लेकर खाने पकाने तक के सारे काम मुझसे करवाए। चाय लेकर आओ, जल्दी करो, मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ मक्खियां मार रही हो। सुहानी आंटी ने किचन में आकर मेरे ऊपर चिल्लाकर कहा। उनके माथे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी और आंखों में नफरत की आग जल रही थी। जी आंटी, बस मैं चाय कप में कर रही हूँ, अभी लाती हूँ। मैंने जल्दी से कांपते हाथों से चाय कप में डाली और गर्म चाय लेकर जाने लगी। और सुन लो, सर झुकाकर जाना और वापस आ जाना। वहां खड़े होकर दांत निकालने की जरूरत नहीं है। सुहानी आंटी ने मुझे सख्ती से कहा और खुद ड्राइंग रूम की तरफ मुड़ गई। मैंने एक भारी सांस ली और तमीज से सजी हुई ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। मेरे पैर बहुत भारी हो रहे थे। मैं जैसे ही चाय लेकर अंदर आई तो मेहमानों की नजर ईशा को छोड़कर
दरवाजे पर खड़े मेरे ऊपर पड़ गई। मेरा सादा रूप, झुकी हुई नजरें सबको भा गई। ये बच्ची कौन है? सच में बहुत प्यारी है, किसी की नजर न लगे। लड़के की माँ ने ईशा से नजर हटाकर मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा। उनकी आंखों में मोहब्बत और हैरानी थी। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, गरीब है, तो हमने तरस खाकर काम करने के लिए मदद के लिए रखा हुआ है। सुहानी आंटी ने जहर भरे लहजे में फौरन बात बनाई, लेकिन उनके दिल में आग लग चुकी थी कि उनकी बेटी को छोड़कर इस अनाथ लड़की की तारीफ हो रही है। मैंने खामोशी से चाय सबके आगे रखी और तेजी से बाहर निकल आई, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि आज फिर कोई तूफान आने वाला है। मेहमानों के जाने के बाद सुहानी आंटी सीधा किचन में आई और मुझे बालों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। तुम्हें किसने कहा था उनके सामने मटक मटक के चलने को? तुम जानबूझकर मेरी बेटी का रिश्ता खराब करना चाहती हो। सुहानी आंटी ने मुझे जमीन पर जोर से धक्का दिया और लगातार गालियां देने लगी। मैं तो बस चाय देने गई थी आंटी, आपने ही तो भेजा था। मैं जमीन पर गिरी रो रही थी और दर्द से तड़प रही थी। मेरे सिसकिया पर किसी को रहम नहीं आ रहा था। ईशा और प्रीति भी दरवाजे में खड़ी हंस रही थी। खबरदार, जो आगे से तुम किसी मेहमान के सामने आई, मनहूस लड़की, कल से तुम ड्राइंग रूम के आसपास भी नजर नहीं आओगी। सुहानी आंटी ने मुझे खूब सुनाई और फिर वहां से पैर पटकती हुई चली गई। अगले हफ्ते फिर से कुछ लोग ईशा के रिश्ते के लिए आए। इस बार सुहानी आंटी ने मुझे सामने लाने की गलती बिल्कुल नहीं की। मुझे सुबह सवेरे किचन के पिछले हिस्से में बर्तन धोने और सब्जियां काटने पर लगा दिया गया। जब तक मेहमान बैठे हैं तुम यहाँ से कदम बाहर नहीं निकालोगी, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ईशा ने आकर मुझे सख्ती से कहा। उसकी आवाज में बहुत ही घमंड था। मैंने खामोशी से सर हिला दिया और चाकू से प्याज काटने लगी। प्याज की कड़वाहट से ज्यादा मेरी आंखों में बेबसी के आंसू थे। मैं लगातार रोए जा रही थी। अंदर मेहमानों को ईशा पसंद आ गई और रिश्ता फौरन पक्का हो गया। लड़के वाले बहुत जल्दी में थे, इसलिए साथ ही शादी की तारीख भी तय हो गई थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। ढोलक बज रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। शादी की तैयारी के सारे काम मेरे नाजुक कांधों पर डाल दिए गए। बाजार जाना होता तो सारा सामान मुझे पकड़ा दिया जाता और घर की सफाई भी मेरी जिम्मेदारी थी। ये सारी शॉपिंग बैग उठाओ और गाड़ी के डिग्गी में रखो और ध्यान से, मेरे कपड़े खराब ना हो। सुहानी आंटी की रिश्तेदार प्रीति ने शॉपिंग मॉल से निकलते हुए ढेर सारे भारी बैग मेरे हाथ में थमा दिए। मैं चुपचाप मोबाइल उठाते हुए कड़कती धूप में गाड़ी की तरफ चल पड़ी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और बाजू दर्द से तड़प रहा था। प्रीति और ईशा मजे से ठंडी बोतलें पीती हुई मेरे पीछे आ रही थी। घर पर भी हर काम की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी, लेकिन मेरी अपनी तैयारी का किसी को कोई ख्याल नहीं था। मैं पसीने में तर सारा दिन मशीन की तरह काम करती रहती और रात को थककर जमीन पर बिछे एक पतले से गद्दे पर सो जाती। शादी वाले घर में मेहंदी का शानदार फंक्शन खत्म हो चुका था। सब मेहमान खाना खाकर और हंगामा करके अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। मैं सारा घर समेटकर थककर चूर हो चुकी थी और सोने के लिए जगह ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी जगह पर मेहमानों के बच्चे सो रहे थे। दीपिका, तुम आज ध्रुव के कमरे में सो जाओ, वो आज रात बाहर ही रहेंगे। टेंट और कैटरिंग के इंतजाम देखने के लिए वो सुबह से पहले नहीं आएंगे। प्रीति ने एक गहरे प्लान के तहत मुझे ध्रुव के कमरे में भेजा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट थी और वो जानती थी कि ध्रुव कुछ देर में वापस आने वाला है, लेकिन अगर वो आ गए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। आपको पता तो है, वो मुझे अपने कमरे के पास भी नहीं देखना चाहते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए और डरते हुए कहा। मैं ध्रुव के गुस्से से बहुत ज्यादा डरी हुई रहती थी। तुम्हें एक बार कहा है ना, वो नहीं आएंगे। जाओ, जाकर सो जाओ, हमारा दिमाग मत खाओ, हम वैसे ही बहुत थके हुए हैं। प्रीति ने मुझे डांटकर ध्रुव के कमरे की तरफ ढकेल दिया। मैं थकावट से निढाल थी, इसलिए मैं और बहस नहीं कर सकी और कमरे में चली गई। नर्म बिस्तर देखकर मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो गई। ध्रुव का वक्त सच में ज्यादातर बाहर के इंतजाम में ही गुजरा था।
रात के 3 बजे जब वो बहुत थका हुआ और नींद से बेहाल अपने कमरे में आया तो बिस्तर पर सोए हुए मुझे देखकर दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। मैं सुकून की नींद सो रही थी और मेरे चेहरे पर एक मासूमियत थी। ध्रुव के दिल में इस मासूम और थके हुए चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा प्यार आया। वो खामोशी से चलता हुआ मेरे पास आया और इससे पहले कि वो प्यार से मुझे छूता, उसे दरवाजे के बाहर किसी की आहट और दबी दबी हंसी की आवाज सुनाई दी थी। वो फौरन समझ गया कि ये घर की लड़कियों का कोई प्लान है और वो मुझे यहाँ भेजकर तमाशा देखना चाहती हैं। अगर वो मुझसे नरमी से पेश आता तो कल को पूरे घर में बातें बनती और मेरा जीना और मुश्किल हो जाता। ध्रुव ने अपना अंदाज फौरन बदला। उठो यहाँ से, किसकी इजाजत से तुम मेरे कमरे में आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव ने अचानक मुझे बाजू से पकड़कर जोर से झंझोड़ा और पूरी आवाज में चिल्लाकर मुझे उठाया। उसकी जोरदार आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मैं घबराकर उठी और नींद और डर के मारे कांपने लगी। मुझे प्रीति दीदी ने कहा था कि आप नहीं आएंगे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे होठ खुश्क हो चुके थे और आवाज कांप रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम हर किसी की बकवास मान लेती हो। निकलो मेरे कमरे से बाहर अभी के अभी। ध्रुव ने मेरी अच्छी खासी इंसल्ट की और मुझे बाजू से खींचकर दरवाजे के बाहर निकालकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर अंधेरे में खड़ी लड़कियां सब मुंह पर हाथ रखे जोर जोर से हंसने लगी कि उनका प्लान कामयाब हो गया और मुझे सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। मैं रोते हुए किचन के एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गई और सारी रात जागकर गुजारी। मेरी पूरी रात हिचकी और सिसकियों में गुजरी। अगले दिन बारात का दिन था। पूरे घर में चहल पहल थी। सब घर वाले और मेहमान महंगे और शानदार जोड़े पहने बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। प्रीति और बाकी लड़कियों ने मुझे अपने पास बुलाया, जो पुराने कपड़ों में सफाई कर रही थी। आज हम तुम्हारा मेकअप करेंगे, तुम भी तो कुछ अच्छी लगो, आखिर घर की शादी है। प्रीति ने ताने भरी मुस्कुराहट के साथ कहा और मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर फेंक दिया। नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए, मुझे अभी बहुत काम करने हैं, सुहानी आंटी गुस्सा करेंगी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की। मुझे उन पर शक था। मैं जानती थी कि ये लोग कभी भी मेरा अच्छा नहीं चाहेंगी। चुप करके कुर्सी पर बैठ जाओ, वरना सुहानी आंटी को बता दूंगी कि तुम काम से जान छुड़ा रही हो और हमारे साथ बदतमीजी कर रही हो। प्रीति ने मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया और बाकी लड़कियों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने जानबूझकर मुझ मासूम और अनाथ लड़की का बहुत ही गंदा और तेज मेकअप किया। मेरे चेहरे पर सफेद बैस की मोटी तह लगा दी और आंखों पर काला मेकअप कर दिया। मुझे एक पुराना लेकिन बहुत तेज लाल रंग का जोड़ा पहना दिया गया, जिस पर सस्ते शीशे लगे हुए थे, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरी सारी असली और मासूम खूबसूरती उस भयानक मेकअप के पीछे छुप गई थी। अब जाओ और जाकर ड्राइंग रूम में मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक देकर आओ, जल्दी जाओ। प्रीति ने मुझे शीशे वाले गिलासों की ट्रे पकड़ाई और जबरदस्ती धक्का देकर कमरे से निकाल दिया। मैं सर झुकाए शर्मिंदगी से मेहमानों के बीच चली गई। सब मेहमान मुझे इस अजीब हुलिये में देखकर मुंह छुपाने लगे और कुछ ने तो खुलेआम मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। ये कौन है? कैसा अजीब हुलिया बनाया हुआ है इसने, बिल्कुल सर्कस की जोकर लग रही है। एक मेहमान औरत ने हंसते हुए अपने साथ वाली औरत से कहा। उनकी तेज आवाज मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी और मेरी आंखों में आंसू भर आए। इसी वक्त ध्रुव गेट के अंदर आया। उसकी नजर जैसे ही मेहमानों के बीच खड़े मेरे ऊपर पड़ी, उसकी आंखों में खून उतर आया। इस तेज चुभते हुए लाल जोड़े और गहरे मेकअप में मैंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ था और कुछ मर्द मेहमान भी मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। ध्रुव के माथे की नसें तन गई थी। ध्रुव बड़े लंबे और तेज कदम बढ़ाता हुआ मेरे पास आया और सख्ती से मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से खींचता हुआ अंदर की तरफ ले गया। उसकी मुठ्ठियां गुस्से से बंद थी और सांस तेज चल रही थी। तुम्हें किसने कहा था कि इतना गंदा मेकअप थोपकर और इतने लाल रंग के गंदे कपड़े पहनकर मेहमानों के सामने आओ? तुम्हें शर्म नहीं आती? ध्रुव गुस्से से फट पड़ा। उसकी आवाज की गरज से दीवारें कांप गईं। मेरे हाथ से शीशे के गिलास वाली ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई थी और सारे ग्लास टूट गए। मैं सिसकियों के साथ रोने लगी।
मुझे प्रीति दीदी ने जबरदस्ती तैयार किया है। मैंने बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। मेरा यकीन करिए। मैंने अपना चेहरा हाथ में रख लिया ताकि ध्रुव मेरा मजाक न उड़ा सके। तुम्हारा अपना दिमाग कहाँ घास चढ़ने गया था, जो ऐसे पागलों वाला रूप बनाकर गैर मर्दों के सामने जाकर खड़ी हो गई। ध्रुव ने मेरे चेहरे पर पड़े बालों को सख्ती से पीछे किया और मेरे आंसुओं से खराब होते मेकअप को देखा। जाओ, जाकर जल्दी से मुंह धो और ये कपड़े बदलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव वहां से पैर पटकता हुआ चला गया और मैं वही ट्रे के टूटे हुए शीशे के बीच खड़ी अपने आंसू साफ करती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत में सिर्फ बेइज्जती क्यों लिखी है। मैंने कांपते और खून भरे हाथों से फर्श पर बिखरे हुए टूटे गिलासों के टुकड़े उठाने शुरू किए। मेरी आंखों से बहने वाले आंसू शीशे को और धुंधला बना रहे थे। मुझे अपने हाथ पर लगने वाले कट और खून से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ध्रुव के सख्त शब्द और उसकी खतरनाक नजरें मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी। मैं मुश्किल से वहां से सफाई करके अपने छोटे से अंधेरे कमरे में गई और सारी रात जागकर अपनी किस्मत को रोती रही। अगले दिन रिसेप्शन की सुबह थी। पूरा खन्ना हाउस एक बार फिर हंगामे में डूबा हुआ था। मैं रोज की तरह सुबह सवेरे उठकर नाश्ते और सफाई के कामों में जुटी हुई थी। मेरा चेहरा उतरा हुआ था और लगातार रोने की वजह से मेरी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ चुके थे। इस बीच मेरी इकलौती दोस्त हिमांशी मुझसे मिलने पिछले दरवाजे से अंदर आई। वो मेरी हालत और बिखरा हुआ हुलिया देखकर बहुत परेशान हो गई। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? आज रिसेप्शन का दिन है और तुम नौकरानी की तरह झाड़ू लगा रही हो। हिमांशी ने मेरे हाथ से सफाई का कपड़ा छीनते हुए गुस्से से कहा। उसकी आवाज में अपनी दोस्त के लिए बहुत हमदर्दी और दुख था। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो हिमांशी। मेरी किस्मत में यही सब बेइज्जती लिखी हुई है। मैं तैयार होकर भी कौन सा किसी को अच्छी लगती हूँ। मैंने भीगी आंखों के साथ कहा और अपना चेहरा मोड़ लिया। मुझे पिछली रात मेहमानों के सामने होने वाली बेइज्जती अभी तक याद थी। मैं नहीं भूल पा रही थी। बकवास बंद करो। तुम आज मेरे साथ जाओगी और मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूंगी। देखती हूँ कौन रोकता है। हिमांशी ने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ऊपर वाले खाली कमरे में ले गई। हिमांशी ने मुझे अपना एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती गुलाबी रंग का जोड़ा पहना दिया, जिस पर सिल्वर काम था। उसने मेरे उलझे बालों को खूबसूरती से सेट करके खुला छोड़ दिया और मेरे चेहरे पर बहुत हल्का और खूबसूरत सा मेकअप किया। जब मैंने शीशे में खुद को देखा तो मैं खुद भी हैरान रह गई। मैं किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मेरी असली और मासूम खूबसूरती इस कपड़े में और ज्यादा निखर कर सामने आ गई थी। देखा तुमने, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज तुम भी सबके साथ रिसेप्शन में जाओगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिमांशी ने मुस्कुराते हुए मेरी नजर उतारी और मुझे तसल्ली देते हुए मेरा हाथ थाम लिया। मैं डरते डरते हिमांशी के साथ नीचे लाउंज में आई, जहाँ सब घर वाले हॉल जाने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही मैं अंदर आई, पूरे कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सुहानी आंटी, ईशा और प्रीति की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उन सब के महंगे कपड़े और भारी मेकअप मेरी सादगी के आगे फीका पड़ गया था। ये तुमने किसके कपड़े पहने हैं और किसकी इजाजत से तुमने ये हुलिया बनाया है? तुम्हें किचन का काम किसने छोड़ने को कहा? प्रीति जलन के मारे आगे बढ़ी और मुझे सख्त नजरों से घूरते हुए चिल्लाई। उसके दिल में आग भड़क रही थी। ये मेरे कपड़े हैं और मैंने इसे तैयार किया है। ये भी आज हमारे साथ हॉल जाएगी। इसका भी हक है। हिमांशी ने मेरे आगे खड़े होकर ढाल बनते हुए तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज में बहुत ही भरोसा था। ये लड़की हमारे साथ गाड़ी में कभी भी नहीं जाएगी। मुझे शर्म आती है इसके साथ खड़े होने में। इसकी औकात नहीं है हमारे साथ बैठने की। सुहानी आंटी ने बहुत ही नफरत से मुंह बनाते हुए फैसला सुनाया। उनका घमंड उन्हें इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं अनाथ लड़की उनकी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत लगूं। कोई भी अपने साथ मुझे नहीं लेकर जाना चाहता था। इसी बहस के बीच ध्रुव अपने कमरे से नीचे लॉन्च में आया। वो ब्लैक 3 पीस सूट में बहुत ही खूबसूरत और घमंडी लग रहा था। उसकी नजर जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी,
तो वो एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर हैरान रह गया। उसका दिल अचानक धड़का, लेकिन उसने फौरन अपने चेहरे को कंट्रोल में कर लिया। उसे वो कल वाली बात याद आ गई कि गैर मर्द मेरी तरफ कैसी गंदी नजरों से देख रहे थे। ये कहीं नहीं जाएगी, ये घर पर ही रहेगी और घर का ख्याल रखेगी। ध्रुव ने अपनी नजरें चुराते हुए बहुत ही सख्त और पक्के लहजे में कहा। उसकी जोरदार आवाज सुनकर लाउंज में एकदम खामोशी छा गई थी। लेकिन ध्रुव भाई, इसने इतनी शौक से तैयारी की है और आज तो इसे जाने दीजिए। हिमांशी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने हाथ उठाकर उसे सख्ती से खामोश करवा दिया। मैंने कह दिया है ना कि ये कहीं नहीं जाएगी, बस बात खत्म। ध्रुव ने गुस्से से फैसला सुनाया और गाड़ी की चाबी उठाकर तेजी से बाहर की तरफ निकल गया। मेरे सारे अरमान एक ही पल में टूटकर बिखर गए। मैंने रोते हुए हिमांशी को वापस घर भेज दिया और खुद अकेले पूरे घर में रह गई। सब लोग रिसेप्शन के लिए हॉल में जा चुके थे। खन्ना हाउस में खामोशी छाई हुई थी। मैं उदास दिल के साथ अपने कमरे में फर्श पर बैठी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर सुहानी आंटी का एक रिश्तेदार राहुल, जो अक्सर मुझे गंदी नजरों से देखता था और मौका मिलने पर छेड़ता रहता था, शादी हॉल में से चुपके से घर वापस आ गया। उसे पता था कि घर में इस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हूँ और कोई बचाने वाला भी नहीं है। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों से चलता हुआ मेरे कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने आहट सुनकर सर उठाया तो दरवाजे में राहुल को खड़ा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं डर से पीछे हटी और दीवार के साथ लग गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तो हॉल में है, तुम अंदर कैसे आए? मेरी आवाज डर से बुरी तरह कांप रही थी। मैंने खुद को दुपट्टे में समेटने की कोशिश की। तुम इतनी खूबसूरत बनकर यहाँ अकेली बैठी थी, तो मेरा दिल नहीं माना हॉल में रुकने का। तुमने तो मेरे होश उड़ा दिए हैं। राहुल ने एक गंदी मुस्कुराहट के साथ कहा और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। दरवाजा खोलो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ध्रुव साहब तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने तेजी से आगे बढ़कर मेरा मुंह दबोच लिया। शोर मचाकर किसे बुलाओगी? यहाँ कोई नहीं है मेरी जान, आज तो तुम मुझसे नहीं बच सकती। राहुल ने मुझे जबरदस्ती बेड पर गिराने की कोशिश की। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मेरी कलाइयां लाल हो गई थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और रोते हुए उससे बचने की कोशिश करने लगी। मेरे कपड़े उलझ रहे थे और मैं बेबसी से रो रही थी। दूसरी तरफ शादी हॉल में ध्रुव को कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट हो रहा था कि उसने इतनी प्यारी लगती हुई लड़की का दिल क्यों तोड़ा और उसे घर में अकेला छोड़ दिया। उसका दिल बार बार किसी अनजाने डर से धड़क रहा था। उससे और नहीं रुका गया और वो किसी को बताए बिना अपनी गाड़ी निकालकर बहुत तेज रफ्तार से घर की तरफ निकल गया। ध्रुव ने घर का गेट खोला तो अंदर बिल्कुल खामोशी थी। वो सीधा अंदर आया और उसे मेरे कमरे से किसी के गिरने और दबी दबी सिसकियों की आवाज आई। उसने एक जोरदार लात मारकर कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर ध्रुव के होश उड़ने लगे और आंखों में खून उतर आया। राहुल मेरे ऊपर झुका हुआ था और मैं रोते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव एक झपटे में आगे बढ़ा। उसने राहुल को कॉलर से पकड़कर और पूरी ताकत से उसे पीछे दीवार पर दे मारा। तेरी ये हिम्मत कि तूने इसकी तरफ गंदी आंख से देखा। तेरी ये हिम्मत कि तूने इसकी तरफ गंदी आंख से देखा। मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। ध्रुव दहाड़ा और उसने राहुल के मुंह पर लगातार मुक्के और लातें बरसाना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा एक पागल जानवर की तरह हो गया था। मैं रोती हुई कोने में सिमट गई और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। मैं सदमे से बुरी तरह कांप रही थी। ध्रुव भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था। ऊपर वाले के लिए मुझे छोड़ दीजिए। राहुल मार खाते हुए रो रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन ध्रुव के हाथ नहीं रुक रहे थे। उसने मार मार कर राहुल का चेहरा खून से भिगो दिया था। आज के बाद अगर तूने इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुझे गोली मार दूंगा। निकल जाए यहाँ से, बदतमीज इंसान। ध्रुव ने उसे कॉलर से घसीटते हुए घर के गेट से बाहर सड़क पर फेंक दिया
और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। ध्रुव भागता हुआ वापस मेरे कमरे में आया। मैं जमीन पर बैठी अपने घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो रही थी। ध्रुव का दिल मेरी हालत देखकर कट गया था। वो मेरे पास आया, लेकिन फिर अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसे पता था कि अगर उसने नरमी दिखाई तो मैं और कमजोर पड़ जाऊंगी। उठो यहाँ से और जाकर अपना मुंह धो लो। आगे से घर के दरवाजे अंदर से लॉक रखा करना। ध्रुव ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा और मुझे रोता हुआ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। वो मुझे दिखाना नहीं चाहता था कि वो मेरे लिए कितना परेशान हुआ था। खन्ना हाउस में मुझे हमेशा नौकरानी की तरह रखा गया था। सिर्फ इस वजह से मुझे इस घर में रखा हुआ था कि मेरी ध्रुव से बचपन में मंगनी हो चुकी थी। ध्रुव के दादा ने मरने से पहले हम दोनों का रिश्ता तय किया था, जिसे कोई नहीं बदल सकता था। लेकिन अब सब घर वाले, खासकर सुहानी आंटी और प्रीति, चाहते थे कि ये सगाई किसी तरह टूट जाए। वो बस ध्रुव के फैसले का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि घर में ध्रुव की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। प्रीति ध्रुव को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और हर हाल में उससे शादी करके इस घर पर राज करना चाहती थी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। जून की तेज गर्मी पड़ रही थी। खन्ना हाउस के बड़े से किचन में घुटन थी। मैं चूल्हे के आगे खड़ी सबके लिए दोपहर का खाना बना रही थी। गर्मी और पसीने से मैंने अपना दुपट्टा सर से उतार कर एक साइड पर रख दिया था। मेरा ध्यान सिर्फ खाना बनाने पर था। ध्रुव पानी पीने के इरादे से किचन की तरफ आया। उसने जैसे ही किचन में कदम रखा, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, जो बिना दुपट्टे के खड़ी काम कर रही थी। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें चमक रही थी। वो गुस्से की आग से जलता हुआ मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? तुम्हारा सर खुला हुआ क्यों है? ध्रुव की जोरदार आवाज किचन की दीवारों से टकराई। उसकी आवाज सुनकर मेरे हाथ से चम्मच छूटकर गिर गया। मैंने मुड़कर ध्रुव को गुस्से में खड़ा देखकर बहुत बुरी तरह घबरा गई। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर अपना दुपट्टा उठाया। वो गर्मी बहुत ज्यादा थी और मुझे पसीना आ रहा था, इसलिए मैंने बस 1 मिनट के लिए उतारा था। मैंने कांपते हाथों से दुपट्टा उठाकर जल्दी से अपने सर पर ओढ़ा। मेरा दिल डर से सीने से बाहर आने को हो रहा था। मुझे तुम्हारे ये फालतू बहाने नहीं सुनने। अगर आगे से मुझे तुम इस घर में बिना दुपट्टे के नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ध्रुव ने मेरे पास होकर बहुत ही धमकी भरे लहजे में कहा। उसकी आंखों में आग बरस रही थी। जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। मैंने सर झुकाकर उदासी भरी आवाज में कहा। मैं उसके गुस्से के सामने हमेशा रेत की दीवार बन जाती थी। ध्रुव ने मुझे एक आखिरी खतरनाक नजरों से देखा और पानी पिए बिना ही वहां से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। मैं वही खड़ी अपने आंसू साफ करती रह गई। रात के वक्त ड्राइंग रूम में घर के बड़ों की महफिल जमी हुई थी। सुहानी आंटी ने मौका देकर ध्रुव की सगाई की बात छेड़ दी थी। ध्रुव बेटा, अब तुम अपने बिजनेस में सेटल हो गए हो। हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी और दीपिका की जो बचपन में सगाई हुई थी उसे अब खत्म कर देना चाहिए। इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सुहानी आंटी ने बहुत ही मक्कारी और नरमी से ध्रुव से कहा। प्रीति पास ही बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। क्यों चाची, दादाजी की हुई सगाई में इतनी जल्दी क्या खराबी आ गई? ध्रुव ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए सख्त लहजे में पूछा। उसके चेहरे से उसके दिल का अंदाजा लगाना बहुत नामुमकिन था। बेटा, वो लड़की हमारे खानदान के हिसाब की नहीं है। उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है। और वैसे भी प्रीति तुम्हारे लिए हर तरह से परफेक्ट है। वो इस घर को संभाल सकती है। सुहानी आंटी ने असली बात छेड़ी और प्रीति की तरफ इशारा किया। इस टॉपिक पर मैं भी बात नहीं करना चाहता। जब वक्त आएगा मैं अपना फैसला सबको सुना दूंगा। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। ध्रुव ने बहुत सख्त लहजे में जवाब दिया और अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सुहानी आंटी और प्रीति उसे जाता देखकर दांत पीसती रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। वो मेरे ऊपर सख्ती भी करता था और मुझे छोड़ने का ऐलान भी नहीं कर रहा था। सुहानी आंटी और प्रीति ध्रुव का सख्त जवाब सुनकर गुस्से से दांत मीचती रह गई। कुछ दिन बाद ध्रुव को अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा और प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट मिला।
इस शानदार कामयाबी की खुशी में उसने अपने करीबी दोस्तों और बिजनेस पार्टनर के लिए हवेली के लॉन में एक खूबसूरत पार्टी का इंतजाम किया था। घर के सारे नौकरों को काम पर लगा दिया गया, लेकिन प्रीति के दिमाग में एक और प्लान आ चुका था। जल्दी से ये स्नैक्स की ट्रे उठाओ और बाहर लॉन में ले जाओ, मेहमानों को पेश करो। प्रीति ने किचन में आकर मुझे हुक्म दिया और मेरे हाथ में एक भारी ट्रे थमा दी। उसकी आंखों में एक गहरी साजिश थी। लेकिन दीदी साहब ने सख्ती से मना किया है कि मैं किसी भी हाल में बाहर न जाऊं, वो मुझे जान से मार देंगे। मेरे हाथ डर से कांपने लगे और मैंने ट्रे वापस रखने की कोशिश की। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बकवास मत करो, नौकर सारे दूसरे कामों में बिजी हैं और मेहमानों को चीज कौन देगा। चुपचाप जाओ वरना मैं सुहानी आंटी को बुलाऊंगी। प्रीति ने सख्ती से मेरा बाजू दबोचा और मुझे किचन के दरवाजे की तरफ ढकेल दिया। मैं भारी कदमों से लॉन की तरफ चल पड़ी। मैंने एक सादा सूट पहन रखा था, लेकिन मेरी असली खूबसूरती अंधेरे में भी चांद की तरह चमक रही थी। मैं जैसे ही लॉन में पहुंची तो ध्रुव के एक बहुत ही करीबी और अमीर दोस्त शिवम की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। वो मुझे देखता रह गया। ध्रुव यार, ये परी किसकी बेटी है? मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं इसके लिए रिश्ता भेजना चाहता हूँ। शिवम ने ध्रुव के कांधे पर हाथ रखते हुए अचानक कहा। उसकी नजरें लगातार मुझे देख रही थी। शिवम की बात सुनकर ध्रुव की आंखों में खून उतर आया। उसने मुड़कर देखा तो मैं ट्रे पकड़े मेहमानों के बीच खड़ी थी। ध्रुव गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा जूस का गिलास टेबल पर पटका और लंबे लंबे कदम भरता हुआ मेरे पास पहुंचा। तुम्हें किसने कहा तैयार होकर सबके सामने आओ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव ने मेहमानों की परवाह किए बिना मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और गुस्से से बोला। उसकी पकड़ इतनी सख्ती थी कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो मुझे प्रीति दीदी ने जबरदस्ती भेजा है। मैं तो आना नहीं चाहती थी। मैंने रोते हुए अपनी सफाई पेश की और डर से मेरे आंसू बहने लगे। मैं ध्रुव के खतरनाक चेहरे को देखकर कांप कर रह गई थी। अंदर दफा हो जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ध्रुव ने मुझे जोर से अंदर की तरफ धक्का दिया और खुद अपने दोस्तों की तरफ मुड़ गया। उसका मूड बहुत खराब हो चुका था। अगले दिन शिवम ने सच में अपनी माँ को खन्ना हाउस भेज दिया और मेरे लिए इज्जत से रिश्ता मांगा। शिवम का खानदान बहुत ही अमीर था। सुहानी आंटी और प्रीति ये सुनकर खुशी से पागल हो गई थी। उन्होंने फौरन ध्रुव को ड्राइंग रूम में बुलवाया। देखो ध्रुव, कितना शानदार रिश्ता आया है इस मनहूस लड़की के लिए। हम कल ही बात कर देते हैं। तुम्हारी सगाई की मुसीबत भी हमेशा के लिए टल जाएगी। सुहानी आंटी ने बहुत ही खुशी और चहकते हुए अंदाज में ध्रुव को खबर सुनाई। उनके चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी। ध्रुव खामोशी से सोफे पर बैठा ये सब कुछ सुनता रहा। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गई थी। सबको लग रहा था कि वो खुशी खुशी इस रिश्ते से मना कर देगा, अपनी सगाई तोड़ देगा। लेकिन ध्रुव ने अपना सर उठाया और सबको हैरान कर दिया। ये रिश्ता नामुमकिन है क्योंकि वो लड़की मेरी मंगेतर है और अगले हफ्ते हमारी शादी होगी। ध्रुव ने बहुत ही सख्त और फैसले भरे लहजे में ऐलान किया। उसकी आवाज में ऐसी काट थी कि पूरे ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। ये तुम क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो ध्रुव? तुम इस नौकरानी से शादी करोगे? सुहानी आंटी सदमे से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनका रंग उड़ गया था। मैं जो फैसला कर चुका हूँ वो पत्थर पर लकीर है। अगले हफ्ते मेरी और दीपिका की शादी है और आप सब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ध्रुव अपनी जगह से उठा और किसी की बात सुने बिना वहां से चला गया। प्रीति वही सोफे पर गिरकर फूटकर रोने लगी। मुझे जब ये खबर मिली तो मैं हैरानी की हालत में रह गई थी। मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, लेकिन मेरे हाथ मशीन की तरह चल रहे थे और दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव, जो मुझसे इतनी नफरत करता है, वो अचानक शादी क्यों कर रहा है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो ध्रुव किचन के दरवाजे में खड़ा मुझे देख रहा था। मैं जल्दी से बर्तन छोड़कर दीवार के साथ लग गई। तुम मुझसे छुप क्यों रही हो दीपिका? तुम्हारी शादी होने वाली है। ध्रुव धीरे कदमों से चलता हुआ मेरे बिल्कुल पास आ गया। उसकी आवाज में आज वो सख्ती और गुस्सा नहीं था। मैं कुछ नहीं कर रही थी,
बस काम कर रही थी। मैंने घबराकर नजरें झुका ली और मेरे हाथ दुपट्टे को मरोड़ रहे थे। मैं इस अचानक बदलाव पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही नरमी से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने झटके से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन ध्रुव की पकड़ मजबूत थी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है दीपिका, बस अपनी शादी की तैयारी करो। ध्रुव ने अपना दूसरा हाथ उठाकर प्यार से मेरे गालों को छुआ और मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नजर में एक अजीब सी मोहब्बत थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब और ख्वाब जैसा लग रहा था, क्योंकि मैं तो हमेशा से उसकी सख्ती की आदी हो चुकी थी, जो मुझे हैरानी के समंदर में छोड़कर किचन से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ प्रीति को ध्रुव का मेरी तरफ आना और शादी का ऐलान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से और जलन की आग में जल रही थी। वो कोई ऐसी साजिश करके हम दोनों को अलग करना चाहती थी, जिससे ध्रुव खुद मुझे धोखा देकर इस घर से निकाल दे। इसलिए उसने अपने एक दोस्त रोहित को फोन करके घर बुलाया, जो एक आवारा और लालची लड़का था। रोहित, तुम्हें किसी भी तरह इस दीपिका को अपने जाल में फंसाना है और ध्रुव के सामने इसकी इज्जत खराब करनी है। मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगी। प्रीति ने रोहित को अपने कमरे में बिठाकर सारी बातें बताई। उसकी आंखों में चालाक चमक थी। तुम फिक्र मत करो प्रीति, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम बस तमाशा देखना। रोहित ने एक चालाक मुस्कुराहट के साथ हाँ कह दिया और पैसों के बंडल अपनी जेब में रख लिए। शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन घर में कोई भी खुश नहीं था। ध्रुव के माँ बाप के मर जाने के बाद सुहानी आंटी ही घर की बड़ी थी। उन्होंने शादी पर अपनी दुश्मनी निकालने का फैसला किया और मेरे लिए बहुत ही घटिया और सस्ते तरीके का कपड़ा लाकर मेरे कमरे में फेंक दिया। ये लो अपना शादी का जोड़ा, तुम्हारी औकात यही है कि तुम ये कपड़े पहनो। सुहानी आंटी ने बहुत ही नफरत से मेरी तरफ देखा, जो खामोशी से जमीन पर बैठी थी। उसी वक्त ध्रुव मेरे कमरे में आया। उसकी नजर उस सस्ते और गंदे रंग के जोड़े पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा था। उसने फौरन वो कपड़ा उठाया। ये क्या मजाक है सुहानी चाची? मेरी पत्नी क्या ये पुराने और सस्ते कपड़े पहनकर शादी के दिन बैठेगी? ध्रुव की आवाज में बहुत गुस्सा था। उसने वो कपड़ा वही कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। ये अनाथ और गरीब लड़की है, इस पर लाखों रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। सुहानी आंटी ने सफाई देने की कोशिश की। उनका लहजा सख्त था। मेरी पत्नी की क्या औकात है, ये मैं तय करूंगा, आप नहीं। दीपिका चलो मेरे साथ। ध्रुव ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचता हुआ बाहर की तरफ ले गया। वो मुझे शहर के सबसे बड़े और महंगे ब्रांडेड मॉल में ले गया। मैं हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। ध्रुव ने मेरे लिए लाखों रुपए का बहुत ही शानदार और कीमती जोड़ा खरीदा। जब हम शॉपिंग करके घर आए और सामान ड्राइंग रूम में रखा, तो सब घर वाले उन कीमती जोड़ों और जेवरों को देखकर हैरान रह गए थे। प्रीति जलन से पागल हो गई थी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठी उन कीमती जोड़ों को ऐसे देख रही थी। उसी वक्त ध्रुव ने दरवाजा नॉक किया और अंदर आ गया। वो इस वक्त बहुत ही सुकून भरे और खुश मूड में लग रहा था। दीपिका, जो तुम्हारी शादी का ड्रेस है, जरा वो मुझे ट्राई करके तो दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम पर कैसा लगता है। ध्रुव ने बहुत ही रोमांटिक लहजे में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नहीं ध्रुव साहब, मैं अभी नहीं पहन सकती, मुझे शर्म आ रही है। मैंने फौरन इनकार किया और पीछे हट गई। मैं इतने कीमती कपड़े पहनने से घबरा रही थी। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। चुपचाप जाओ और ये पहन कर आओ। मुझे इनकार बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्रुव के लहजे में अचानक वही पुरानी सख्ती लौट आई। उसने गुस्से से मुझे घूरा। मैं डर गई और जल्दी से वो जोड़ा लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब मैं वो जोड़ा पहनकर बाहर आई, तो ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मेरा मासूम चेहरा लाल जोड़े में गुलाब की तरह खिल उठा था। ध्रुव ने जब मेरी खूबसूरती को देखा तो अपना दिल हार गया। वो चलता हुआ मेरे पास आया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो दीपिका, मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत। ध्रुव ने अचानक मेरी तारीफ की और उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जम गई थी। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और मैंने अपनी नजर झुका ली।
मुझे ध्रुव के इस तरह तारीफ की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। ध्रुव मुस्कुराता हुआ मुझे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। घर का माहौल बहुत ही अजीब सा था। कोई भी इस शादी से खुश नहीं था, सिवाय ध्रुव के। प्रीति अपने प्लान को शुरू करने जा रही थी। उसने मेरे कमरे में आकर बहुत ही मीठे और हमदर्दी लहजे में बात करना शुरू किया। दीपिका, तुम्हारा जोड़ा तो आ गया है, लेकिन तुम्हारे जूते अभी तक नहीं आए। ध्रुव ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाकर मैचिंग के जूते दिला लाऊं। चलो मेरे साथ। प्रीति ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए झूठ बोला। उसकी एक्टिंग कमाल की थी। लेकिन दीदी, मुझे ध्रुव साहब ने बाहर जाने से मना किया है, वो गुस्सा करेंगे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा। मैं ध्रुव की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी। अरे, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम मेरी जिम्मेदारी पर जा रही हो। जल्दी चलो, हमारे पास वक्त कम है। प्रीति ने मुझे जबरदस्ती तैयार किया और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर शॉपिंग मॉल की तरफ ले गई। मॉल में कुछ देर घूमने के बाद प्रीति मुझे जानबूझकर फूड कोर्ट की तरफ ले गई। वहां रोहित पहले से ही एक कोने वाली टेबल पर हमारा इंतजार कर रहा था। आओ दीपिका, यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्रीति ने मुझे रोहित के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रोहित ने मेरी तरफ देखकर एक घटिया सी मुस्कुराहट दी, जिससे मुझे बहुत ही उलझन हुई। मैं वहां से उठना चाहती थी। तुम लोग बैठो, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। प्रीति ने अपना पर्स उठाया और हमें खाने की टेबल पर अकेला छोड़कर वहां से खिसक गई। वो थोड़ा दूर जाकर एक थंब के पीछे छुप गई। उसने अपना मोबाइल निकाल लिया। रोहित ने प्लान के हिसाब से मेरे पास झुककर बात करने की कोशिश की। मैं घबराकर पीछे हटी और परेशानी से इधर उधर देखने लगी। हम दोनों इसमें ऐसे लग रहे थे जैसे कोई गहरी बात कर रहे हों। प्रीति ने इस वक्त हम दोनों की बहुत सी पिक्चर खींच ली। उसके चेहरे पर एक जहरीली और चालाकी भरी मुस्कुराहट थी। उसका प्लान पूरा हो चुका था और अब उसे सिर्फ शादी के दिन का इंतजार था। शादी का दिन आ पहुंचा था। पूरे खन्ना हाउस में हलचल मची हुई थी। ड्राइंग रूम मेहमानों से खूब भरा हुआ था। मैं कीमती खूबसूरत जोड़े में सर झुकाए बैठी थी। मेरा दिल अनजाने डर और खुशी से कांप रहा था। शादी होने ही वाली थी कि अचानक प्रीति तेज कदमों से चलती हुई फंक्शन के बिल्कुल बीच में आकर खड़ी हो गई। रुको, ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। प्रीति ने जोर से चीखते हुए हॉल को खामोश किया। उसके हाथ में कुछ तस्वीरें थी जो उसने बहुत ही गुस्से से सबके सामने टेबल पर फेंक दी। ये क्या नया तमाशा है प्रीति? तुम क्या साबित करना चाहती हो? सुहानी आंटी ने हैरत का ड्रामा करते हुए तस्वीर उठाई, लेकिन उनकी आंखों में एक छुपी हुई चालाक खुशी साफ नजर आ रही थी। ये मासूम बनने वाली लड़की दरअसल एक बहुत ही घटिया और गंदी लड़की है और ये मेरे दोस्त रोहित के साथ चक्कर चला रही है। प्रीति ने जहरीले लहजे में मेरे ऊपर कीचड़ उछाली। उसकी आवाज पूरे हॉल के कोने कोने में घूम रही थी। सब मेहमानों ने वो तस्वीरें देखी जिसमें मैं और रोहित एक शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट में बैठे थे और एक दूसरे से बहुत करीब लग रहे थे। हॉल में बातें और चुगलियां होना शुरू हो गई। मेरा रंग सदमे और डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। ध्रुव ने आगे पढ़कर वो तस्वीर देखी और फिर प्रीति की तरफ अपनी सख्त नजरों से घूरा। अपनी गंदी जुबान बंद रखो प्रीति। मैं अपनी होने वाली पत्नी की इज्जत पर कोई उंगली उठते हुए नहीं देख सकता। ध्रुव ने बहुत ही जोरदार और पक्की आवाज में प्रीति को चुप करवा दिया। उसके चेहरे की नसें गुस्से से फूल चुकी थी। लेकिन ध्रुव, ये सब तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने है। तुम फिर भी इस बदतमीज लड़की से शादी करोगे? सुहानी आंटी ने परेशानी का रूप धरते हुए ध्रुव को और उकसाया और उसे भड़काने की कोशिश की। शादी शुरू की जाए, मुझे किसी के दिए गए सबूत की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव ने अपना दो टूक और पक्का फैसला सुनाया और अपनी जगह पर बैठ गया। मेरे दिल में उस इंसान के लिए मोहब्बत उभर आई जिसने सबके सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा लिया था। शादी के फौरन बाद मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। मैं ध्रुव के इस शानदार रवैये से बहुत खुश हुई थी और पूरी उम्मीद कर रही थी कि वो आएगा और मोहब्बत भरे खूबसूरत शब्द कहेगा। दरवाजा खुला और ध्रुव अंदर आया। उसका चेहरा बहुत ही सपाट और गुस्सा भरा था। ध्रुव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच में सबके सामने मेरी इज्जत रख ली और मेरे ऊपर भरोसा किया।
मैंने मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया। मेरी आंखों में उदासी और मोहब्बत साफ चमक रही थी। किसी गलतफहमी में मत रहो दीपिका। मैंने सिर्फ अपने खानदान की इज्जत की वजह से सबके सामने तुम्हारी इज्जत रखी है। ध्रुव ने बहुत ही सख्त लहजे में मुझे कड़वी सच्चाई बताई। उसकी लापरवाही भरे लहजे को सुनकर मेरे होठों की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप सच में मुझ पर यकीन नहीं करते? मेरी आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। मेरा दिल शीशे की तरह बुरी तरह टूट रहा था। अब तुम्हें कुछ सबूत ढूंढ कर लाने होंगे कि तुमने कुछ नहीं किया, वरना मैं तुम्हें इस रिश्ते से कुछ टाइम बाद ही हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। ध्रुव ने अपना आखिरी और बेरहम फैसला सुनाया और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चला गया। मैं सदमे से पत्थर की मूरत बनकर रह गई। मैं अंदर से बहुत दुखी थी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इस खुशी और रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि ध्रुव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूं। जब ध्रुव कमरे में आया तो मैं हिम्मत करके उसके पास गई। ध्रुव, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मैंने बहुत ही हिचकिचाहट और कांपती हुई दबी दबी आवाज में पूछा, क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसलिए मेरी ये हरकत बहुत ही अजीब लग रही थी। ध्रुव ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वो दिल ही दिल में मेरी मासूमियत और बचपने पर हंस रहा था, लेकिन उसने फौरन अपने चेहरे पर नफरत और गुस्सा सजा लिया। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जाओ जाकर अपना काम करो। ये फालतू की हरकत मेरे ऊपर आजमाने की जरूरत नहीं है। ध्रुव ने जोर से डांटा और बिस्तर पर लेटकर दूसरी तरफ करवट बदल ली। मैं शर्मिंदगी और दुख के मारे रोती हुई वॉशरूम में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं ये बात तो अच्छी तरह जानती थी कि प्रीति और उसके दोस्त ने मिलकर मेरे खिलाफ ये घटिया प्लान किया है। मैं कई दिन इसी गहरी सोच में गुम रही कि उन दोनों के खिलाफ पक्का सबूत कैसे और कहां से तलाश करूं। आखिरकार मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ ही गया। मैंने हिम्मत इकट्ठा की और रोहित का नंबर ढूंढकर उसे कॉल मिलाई। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आज शाम सिटी कैफे में मुझे अकेले मिलो। मैंने बहुत ही सपाट लहजे में रोहित को कहा। फोन पकड़ते हुए मेरे हाथ डर और घबराहट से कांप रहे थे। क्यों नहीं मेरी जान, मैं जरूर आऊंगा। मुझे तो कब से तुम्हारा इंतजार था। रोहित ने दूसरी तरफ से बहुत ही बदतमीजी भरे लहजे में मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैंने गुस्से से फोन काट दिया। शाम के वक्त में पूरी तैयारी के साथ सिटी कैफे पहुंची। रोहित पहले से ही वहां एक कोने वाली टेबल पर मौजूद था। मैंने होशियारी से अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और उसे अपने पर्स में छुपा लिया। मैंने रोहित के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मैं दरअसल तुमसे प्यार करती हूँ और अपने घमंडी पति से हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें पहले मुझे सच बताना होगा। मैंने अपनी आंखों में झूठी मोहब्बत लाकर रोहित की तरफ देखा। डर से मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। तुम सच जानना चाहती हो तो गौर से सुनो। प्रीति ने मुझे भारी पैसे दिए थे कि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा सकूं, ताकि ध्रुव तुम्हें छोड़ दे। रोहित मेरी खूबसूरती के आगे बिल्कुल बेबस हो चुका था और उसने सारा सच बता दिया था। उसकी आंखों में लालच चमक रही थी। मैंने सुकून से गहरा सांस लिया और मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मेरा काम हो गया। अब तुम अपने भयानक अंजाम का इंतजार करो। मैंने बहुत ही सख्ती और नफरत से कहा और रोहित को हैरानी के आलम में छोड़कर तेजी से बाहर निकल गई। मैं जब घर पहुंची तो सभी लोग लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने अपना पर्स टेबल पर रखा और सबके सामने मोबाइल की रिकॉर्डिंग पूरी आवाज में चला दी। रोहित की आवाज पूरे लॉन्च में गूंजी। प्रीति का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया और सुहानी आंटी के होश उड़ गए। ध्रुव, जो कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर आया था, गुस्से से पागल हो गया। तो ये थी तुम्हारी असली सच्चाई प्रीति। तुम इतनी नीच और इतनी घटिया हरकत कर सकती हो, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। ध्रुव शेर की तरह दहाड़ा और उसने प्रीति की तरफ बहुत ही खतरनाक नजरों से घूरा। प्रीति डर से सोफे पर सिमट गई। सबको लग रहा था कि ध्रुव अब मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन उसने अचानक आगे बढ़कर मेरे हाथ से मेरा नया मोबाइल खींचा और जोर से नीचे फर्श पर पटक दिया। मोबाइल के शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो मेरे साथ चलो अंदर, अभी के अभी, बिना कोई बकवास किए। ध्रुव ने बहुत ही गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा
और मुझे खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में ले गया। सब घर वाले हैरान खड़े रह गए। कमरे में पहुंचकर ध्रुव ने दरवाजा जोर से बंद किया। मेरी तरफ तेजी से पलटा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। तुम गैर मर्द के आगे अपनी इस खूबसूरती का हथियार कैसे बना सकती हो? तुम्हारी वहां अकेले जाने की हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव मेरे ऊपर बहुत बुरी तरह बरसा। उसने मुझे कांधों से सख्ती से पकड़ा और मुझे झंझोड़ा। उसकी आंखों में बहुत जलन और गुस्सा था। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ये सब किया। तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं किसी भी तरीके से सबूत लेकर आऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं और क्या करती? मैं फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाई। मेरे गर्म आंसू ध्रुव के हाथों पर गिर रहे थे। मेरे आंसू और सच्चाई ने ध्रुव पर जादू कर दिया। ध्रुव की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। वो कुछ ठंडा पड़ा और उसने अपने अंगूठे से मेरे चेहरे से आंसू साफ किए। मैंने तुम्हें बहादुर बनाने के लिए ये काम दिया था, ताकि तुम अपने हक के लिए लड़ना सीखो। लेकिन खबरदार, जो आज के बाद तुम किसी भी गैर मर्द के सामने इस तरह गई। ध्रुव ने बहुत ही सख्त लहजे में मुझे आखिरी बात बताई। मैंने सुकून से रोते हुए उसके चौड़े सीने पर सर रख दिया। अगले दिन ध्रुव ने पूरे घर को ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया और सबके सामने अपना फैसला सुनाया। प्रीति को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। प्रीति की शादी आज ही उसके दोस्त रोहित के साथ होगी और उसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, ताकि इस गंदगी का सफाया हो सके। ध्रुव ने बहुत ही सख्त और बेरहम लहजे में अपना फैसला सुनाया। सुहानी आंटी रोती रही, रिक्वेस्ट करती रह गई, लेकिन ध्रुव का फैसला पत्थर पर लकीर था। उसी शाम सादगी से प्रीति की रोहित के साथ शादी करके उसे बेइज्जती के साथ घर से निकाल दिया गया। घर का जहरीला माहौल बिल्कुल साफ हो चुका था। ध्रुव ने इसी खुशी में एक रिसेप्शन का बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा था, ताकि मुझे मेरा हक मिल सके। रिसेप्शन की रात में अपने कमरे में फूलों के सजे बेड पर बैठी थी। मैंने वाइन कलर का खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था और आज भी मैं किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आज मैं बिना किसी डर के खुलकर मुस्कुरा रही थी। कमरे का दरवाजा खुला और ध्रुव अंदर आया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो चलता हुआ बिल्कुल मेरे पास आया और मेरे पास बैठ गया। तुम जानती हो दीपिका, मैंने तुम पर आज तक जो भी सख्ती की वो सिर्फ इसलिए थी कि तुम अंदर से मजबूत बन सको और इस जालिम दुनिया का डटकर मुकाबला कर सको। ध्रुव ने मेरा नर्म हाथ अपने मजबूत हाथों में थामा। आज उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा मोहब्बत और नमी थी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ध्रुव, आपका दिल बहुत नर्म है और आपने हर मुश्किल वक्त में मुझे बचाया है। मैंने मुस्कुराते हुए अपना सर ध्रुव के कांधों पर रख दिया। मेरी जिंदगी की सारी थकान और दुख उतर चुके थे। तुम मेरी जान हो दीपिका, और मेरा ये पक्का वादा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और दुनिया का कोई दुख तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा। ध्रुव ने बहुत ही रोमांटिक भरे लहजे में कहा। हमारी जिंदगी का एक नया खूबसूरत और सुकून भरा सफर शुरू हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।